गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब बच्चे जिनका 10th पास आउट हो चुका है, आप सब 11th में आ चुके हैं। वेलकम टू द 11th क्लास। अब आपको 11th क्लास ऑनलाइन ही कैरी ऑन करनी है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हम ऑफलाइन तो कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें ऑनलाइन क्लास ही कैरी करनी होगी। आपने 10th पास आउट कर ली, अब आपने 11th में मेडिकल चूज कर लिया। मेडिकल सब्जेक्ट अगर आपने चूज किया है तो आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम पहले अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ। 10th तक आपने पढ़ी है साइंस, ठीक है, जो आपको 100 मार्क्स की होती थी। ठीक है, 100 मार्क्स की आपने साइंस पढ़ी है। अब वही साइंस आपने उसी साइंस में आपने फिजिक्स पढ़ी थी, उसी में केमिस्ट्री, उसी में बायोलॉजी। अब आप 11th में जब आ चुके हो तो आपकी वो जो साइंस थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ठीक है, 100 मार्क्स के ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग से हैं। 100 मार्क्स का आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है 100 का, और बायोलॉजी 100 का है। ठीक है, अब अपने ये सारे कंपोनेंट अलग अलग से करने हैं। हम जो पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी क्लास होनी है बायोलॉजी में फर्दर जोलॉजी की। ठीक है, तो बायोलॉजी की फर्दर 2 अलग से ब्रांचेस आ जाती हैं। एक है हमारे पास बॉटनी, दूसरी है हमारे पास जोलॉजी। ठीक है, हम जिसके कंसर्न में अभी बात करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट है जोलॉजी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो जोलॉजी रहता है, इनकी डेफिनेशंस बाद में करते हैं। एक मैं चीज आपको बता दूं, जो जोलॉजी सब्जेक्ट होता है इसमें हमने एनिमल्स का पर्टिकुलरली पढ़ना होता है। एनिमल्स में भी घूम फिर के ह्यूमंस पे बात आ जाती है। तो मैं आपको एक चीज की गारंटी तो नहीं दे सकती, बट हाँ 80% श्योरिटी है कि इन सारे सब्जेक्ट्स में से आपको डेफिनेटली जोलॉजी इंटरेस्टेड लगने वाला है, क्योंकि इसमें अपनी लाइफ के रिलेटेड हमने पढ़ना है, अपनी बॉडी के रिलेटेड हमने घूम फिर के पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं डेफिनेशंस पे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, हम आते हैं बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका अलग सब्जेक्ट है, वो आप अलग से करोगे। ठीक है, बायोलॉजी पे आते हैं। ये जो बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस होती है, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हमने लाइफ को पढ़ना होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है। अब मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्लांट हैं, वो एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये बायोलॉजी 2 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बॉटनी और जोलॉजी। ठीक है, अब हम आते हैं बॉटनी और जोलॉजी पे। बॉटनी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है, साइंस की भी आप बोल सकते हो, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने पर्टिकुलरली प्लांट्स की स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? बॉटनी। उसी तरह जोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? जोलॉजी बोलेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है हम जोलॉजी करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1-2 और चीजें आपको जाननी जरूरी हैं। हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उनने जिनने प्लांट्स और एनिमल्स की अच्छी खासी रिसर्च की हुई है। ठीक है, तो हमारे पास एक थियोफ्रास्टस हैं, जिनको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। ठीक है, थियोफ्रास्टस, जिनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। उसी तरह एरिस्टोटल को फादर ऑफ जोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जोलॉजी के साथ साथ इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जोलॉजी के साथ साथ इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, तो 2 नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है, थियोफ्रास्टस और एरिस्टोटल। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी, एरिस्टोटल फादर ऑफ जोलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन है हमारी बायोलॉजी की या फिर हमारी जोलॉजी की। अब मैं आपको बता दूं, जो आपको ये बॉटनी प्लस जोलॉजी है, 35 मार्क्स की आपको बॉटनी होती है, 35 मार्क्स की आपको जोलॉजी होती है। ठीक है, टोटल हो गए 70 मार्क्स। 70 मार्क्स की आपको ये थ्योरी होगी, बाकी जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। तो हम जो जोलॉजी करेंगे हम 35 मार्क्स को लेके चलेंगे। ठीक है, कितने मार्क्स को? 35 मार्क्स को। अब जो ये 35 मार्क्स हैं, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, ये मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगी। सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं, हमारे पास जोलॉजी के रहेंगे 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट्स होंगे, ये आपको 35 मार्क्स के, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह से। ठीक है, सिर्फ हमने 4 यूनिट्स करने हैं 35 मार्क्स के। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में सेंड करूंगी, उस पर आप देख लेना। थोड़ा बहुत जो टर्म्स मैंने आपको बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी की बता दी, उसके बाद एक ओवरव्यू हम कर लेते हैं सिलेबस का। ठीक है, तो हम जोलॉजी का स्टार्ट करेंगे।
मैं रोजिया मुगल आपको ज़ूलॉजी के सिलेबस करवाऊंगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब तक जहाँ जैसे भी हुआ हम ज़ूलॉजी का सिलेबस कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो ज़ूलॉजी में जैसे मैंने आपको बताए थे टोटल हैं 4 यूनिट्स, और 4 यूनिट्स जो हैं कोलैबोरेट करके 35 मार्क्स के आपको आते हैं। ठीक है, अब जो ये 35 मार्क्स के 4 यूनिट्स हैं उनमें सबसे पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो हमारे पास 8 मार्क्स का है। ठीक है, 8 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, कोई 3 या 2 का भी आ जाता है। उसके बाद यूनिट सेकंड जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारे पास 10 मार्क्स का है। यूनिट थर्ड जो है हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, ये हमारे पास 7 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद यूनिट फोर्थ जो है हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो हमारे पास 10 मार्क्स का है। इस तरह से ये 4 यूनिट मिल के 35 मार्क्स कैरी करते हैं, और ये 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको आता है फाइनल्स में। ठीक है, 35 मार्क्स का, बाकी जो है वो प्रैक्टिकल्स के आते हैं। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगी, आपको जो बुक्स लेनी होंगी मुझे पूछ लेना, मैं आपको बुक्स का बता दूंगी कौन सी बुक आप इसके लिए कंसल्ट कर सकते हो। अच्छा, यूनिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताने के बाद यूनिट फर्स्ट क्या है वो आपको पता चल गया, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब जिंदा चीजों के कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर हमने करने जो इनको लिविंग थिंग्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो हमने स्पेशल कैरेक्टर या फिर वही कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस करते हैं वो हमने करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाता है डेफिनिट शेप एंड साइज। डेफिनिट शेप एंड साइज का मतलब क्या है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, उनकी एक डेफिनेट एक प्रॉपर शेप होती है और एक प्रॉपर साइज होता है। ठीक है, अब चाहे वो जितना मर्जी ग्रो कर जाएं उनकी शेप चेंज नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास एक रैट होता है। ठीक है, रैट अगर ग्रो करता है, चाहे जितना मर्जी ग्रो कर जाए, क्या वो लाइन बनता है? कभी नहीं बनता। वो अपनी शेप मेंटेन रखता है। रैट जो है ग्रोथ शो करके भी रैट होगा। लाइन जो है, लाइन का छोटा बच्चा भी उसी तरह का होता है, बड़ा होके भी वैसा ही होता है। ह्यूमंस की बात करें अगर, हमारे भी ह्यूमंस छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी शेप जो है इंसानों जैसी होती है। अब ग्रोथ वो शो करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करते हैं, लेकिन उनकी शेप एक प्रॉपर रहती है, एक डेफिनेट शेप रहती है और डेफिनेट साइज होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे में अगर बात करें, हमारी जो हाइट इंक्रीज होती है तो 6 फीट या 6.5 फीट ही मैक्सिमम जाती है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा किसी की नहीं जाती। तो एक डेफिनेट साइज है हमारा, डेफिनेट शेप और साइज होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जैसे कि सेल जो है, सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, अब जो ये सेल है ये हमारा बेसिक यूनिट होता है। लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। सेल्स ही कंबाइन होके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 लेवल पे, एक लोअर लेवल, एक हमारे पास आ जाता है हायर लेवल। लोअर लेवल को हम इंडिविजुअल लेवल पे भी इंडिविजुअल लेवल बोलते हैं, हायर लेवल को कम्युनिटी लेवल बोलते हैं। लोअर लेवल पे हमने एक इंडिविजुअल में देखना होता है क्या चीजें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, तो लोअर लेवल पे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके तो एक इंडिविजुअल बनाएंगे। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग लोग जो हैं मिलके तो हमारे पास एक पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, या तो पॉपुलेशन बनता है या हमारे पास इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ऑर्गेनाइजेशन के 2 लेवल, लोअर लेवल और हायर लेवल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेलुलर स्ट्रक्चर, कि हमारा जो सेल है वो किस चीज से मिलके बनता है। तो सेलुलर स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सेल, जो हमारा बेसिक यूनिट रहता है लाइफ का। ठीक है, तो हमारा जो लाइफ का, हमारी जिंदगी का बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? हमारी बॉडी में या हमारे सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे लिविंग और नॉन लिविंग का क्या मतलब हुआ। देखो, जैसे कि ये सेल है, इसमें मान लो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, उसके बाद प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, तो ये सारी चीजों से मिलके हमारा सेल बनता है। ठीक है, तो सेल का जैसे ये ऑर्गेनेली है, ये ऑर्गेनेली है, ये ऑर्गेनेली, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो लिविंग कंटेंट होता है सेल का, लिविंग कंटेंट का मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। ये हमारे पास सेमी ट्रांसपेरेंट या सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है, लिविंग कंटेंट के अलावा
हमारे सेल में और क्या होता है, हमारे सेल में जैसे कि प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन होती हैं, उसको हम लिविंग कंटेंट में इंक्लूड नहीं करते। लिविंग कंटेंट में हम क्या इंक्लूड करेंगे, पर्टिकुलरली ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म हमारे पास सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी फ्लूइड होता है और जिसमें हमारे पास पर्टिकुलरली ऑर्गेनेलीज आती हैं। उसके बाद है हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी में ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, साइज इंक्रीज करते हैं। अब वो कितनी ग्रोथ शो करेंगे वो अलग अलग चीज है, लेकिन अपना साइज, बॉडी साइज वो इंक्रीज करते हैं, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो ग्रोथ, जब बंदा साइज में इंक्रीज हो रहा होता है, जो उसमें चेंजेस आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो ग्रोथ भी शो करते हैं, डेवलपमेंट भी शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म अगर आपको पता हो, कभी आपने पढ़ा हो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो एक्सक्रीशन है, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, सारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जनरली दो टाइप की होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी बड़ा सब्सटेंस ब्रेक होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे सब्सटेंस मिल के एक बड़ा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैटाबॉलिज्म में बड़े वाला मॉलिक्यूल है, बड़े वाला मटेरियल छोटा ब्रेक होकर छोटे पार्टिकल्स में बनेगा। एनाबॉलिज्म में छोटे पार्टिकल्स जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल या बड़ा मटेरियल बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर एडॉप्टेशन। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में खुद को एडॉप्ट करते हैं या एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज भी होती हैं तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सर्वाइवल के लिए एडॉप्टेशन या एडजस्टमेंट बहुत जरूरी होती है। अब जो एडॉप्टेशन है दो तरह की होती है, या तो ये टेम्परेरी होती है या परमानेंट होती है। टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए होगी, बाद में दोबारा से वो चेंज हो जाते हैं, जिसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। जो हमारे पास परमानेंट है ये इरिवर्सिबल एडॉप्टेशन होती है। ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए टेम्परेरी एडॉप्टेशन भी होती है और परमानेंट एडॉप्टेशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेरी एडॉप्टेशन क्या है, जैसे कि बहुत गर्मियां होती हैं और अगर कोई धूप में काम करता है, धूप में निकलता है, टेनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, स्किन जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक है, टेनिंग ऑफ स्किन टेम्परेरी एडॉप्टेशन में, बाद में जब वो बंदा नॉर्मल अपनी मतलब इंडोर काम करेगा, अंदर रहेगा, तो उसकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अब ये टेनिंग ऑफ स्किन में आपको बता दूं, ये एक्चुअल में हमारी बॉडी की एडॉप्टेशन क्यों होती है, ताकि हमारी बॉडी को डैमेज ना हो। स्किन की डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए टैनिंग हो जाती है, जो स्किन है काले रंग की हो जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास टेम्परेरी एडॉप्टेशन है, हमारी स्किन की एडॉप्टेशन है। ठीक है, और परमानेंट की बात करें, पाउच इन कंगारू, कंगारू में आपने पाउच देखा होगा, ये उसमें एक परमानेंट एडॉप्टेशन बन चुकी है। और ये जो एडॉप्टेशन होती है जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन होती है। अगर माँ बाप में है तो बच्चों में भी होगी, इसी तरह जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन होती है ये। लेकिन ये जो टेम्परेरी एडॉप्टेशन है ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन नहीं होती, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है टू इवॉल्व, किसी नई चीज का बनना। ठीक है, तो मतलब कोई जो पहले से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, उससे नई चीज का बनना, नई स्पीशीज के बनने को हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। और जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि रात को बंदा सोया कुछ और है तो सुबह हो जाएगा नई स्पीशीज बनी होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस इवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में ये प्रोसेस जो है हो जाए। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल, इवोल्यूशन ऑफ मैन फ्रॉम एप मैन। ठीक है, हम मैन की, ह्यूमंस की इवोल्यूशन को कंसिडर करते हैं कि एप मैन, मंकीज से इवॉल्व हुए। ठीक है, तो ये मंकीज से जो इवोल्यूशन हुई है मैन की, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, कोई एक दो दिन नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता क्या है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, बॉडी में से वेस्ट मटेरियल के रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब ये जो एक्सक्रीशन है ये हमारे पास तीन तरह से होती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी मैटर जो मतलब वेस्ट मैटर है वो तीन तरह का होता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया की बात करें, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला बहुत ज्यादा। उससे थोड़ा कम यूरिया, और बिल्कुल जिसमें बिल्कुल टॉक्सिसिटी नहीं होती या बहुत कम होती है यूरिक एसिड। अब जो अमोनिया है
इसको एक्सक्रीट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है। इसलिए अमोनिया जो है एक्सक्रीटरी मैटर होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का। जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद जो लैंड पे, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम यूरिया एक्सक्रीट, जिसमें थोड़ा मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है, हमारे में क्या है, यूरिया। उसके बाद यूरिक एसिड जो हवा में रहते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह, उनमें क्या होता है, यूरिक एसिड, जिनमें बिल्कुल बहुत कम पानी चाहिए होता है, बहुत कम पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो मतलब हाईली टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक। सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट फॉर एलिमिनेशन, थोड़ी मॉडरेट अमाउंट की, बिल्कुल कम रिक्वायरमेंट वाटर की, ठीक है। तो ये मतलब एक्सक्रीशन का आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस। मतलब एक ऐसी एबिलिटी जिसमें पेरेंट्स जो हैं अपनी बॉडी को डिवाइड करेंगे और नए यंग वंस, बच्चे बनाएंगे, ठीक है। उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल इन्वॉल्व होंगे, और ये हायर ऑर्गेनिज्म में होती है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में, ये हायर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। यहाँ तक था हमारा रिप्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा होम्योस्टासिस, ठीक है। अब ये होम्योस्टासिस क्या होता है कि होम्योस्टासिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की, इंटरनल बॉडी की फंक्शनिंग को कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अपनी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं, बाहर चाहे जो भी कुछ भी हो जाए तो, लेकिन अपनी उनकी बॉडी जो है वो कांस्टेंट फंक्शन करती है। जैसे कि हमारी ब्लड का पीएच जो है वो कांस्टेंट रहता है, और कितना होता है, 7.4 होता है। हम चाहे कोई भी एसिडिक चीज खाएं, हम कोई बेसिक चीज खाएं, हमारी ब्लड का पीएच कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टासिस के इंटरनल बॉडी फंक्शनिंग को कांस्टेंट मेंटेन करके रखना। उसके बाद एक आता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो आपको पता है किसके रिलेटेड होता है, थर्मो जो है टेम्परेचर के रिलेटेड, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन, जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह से अपनी बॉडी का थर्मो रेगुलेट करते हैं, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि हमारे पास दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक पाइक्यूलोथर्म्स होते हैं, एक होम्योथर्म्स होते हैं। पाइक्यूलोथर्म्स जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अगर बाहर सर्दी है उनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, बाहर गर्मी है उनका बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं पाइक्यूलोथर्म्स, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, एक मैंने फ्रॉग लिखी है, एक पोलर बियर लिखा है। और ये जो फ्रॉग और पोलर बियर हैं, जैसे फ्रॉग की बात करें, बहुत एक्सट्रीम गर्मियां हो जाएंगी तो भी हमें नहीं दिखती, बहुत ज्यादा सर्दियां हो जाती हैं तो भी नहीं दिखती, एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है तो ही हमें ये दिखती है। अदरवाइज ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चली जाती है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या हो गया, हाइबरनेशन को बोलते हैं हम विंटर स्लीप। जब बहुत ज्यादा सर्दियां हो जाती हैं तो ये विंटर स्लीप में चली जाती है, ठीक है, पूरी रेस्ट में चली जाती है। उसी तरह अगर बहुत ज्यादा गर्मियां हो तो ये एस्टिवेशन में चली जाती है फ्रॉग जो है। पोलर बियर जो है आपको पता है कहाँ रहता है, जहाँ पे आइस ज्यादा होती है, बर्फ होती है, तो जब वहां पे ज्यादा गर्मियां हो जाती हैं तो ये भी एस्टिवेशन चला जाता है, समर स्लीप शो करता है पोलर बियर, ठीक है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन आपको पीडीएफ जो मैं सेंड करूंगी उसमें आपको मिल जाएगा, पूरी एग्जांपल, पूरा सारा रिटन मटेरियल अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं होम्योथर्म्स की। होम्योथर्म्स क्या होते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बाहर जितनी मर्जी गर्मी हो, जितनी मर्जी सर्दी हो, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। जैसे कि हम ह्यूमन से, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये एक कांस्टेंट रहता है। बाहर चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, हमारी बॉडी बिल्कुल पिघलती नहीं है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। जितनी मर्जी सर्दी हो, हमारी बॉडी फ्रीज नहीं होती, ठीक है। तो हम किस में आते हैं, होम्योथर्म्स में, या फिर हमें क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ और करेक्टरिस्टिक फीचर रह गए हमारे पास। लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे पास लोकोमोशन शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं। उसके बाद हीलिंग एंड रिपेयर। अगर हमारी बॉडी में कहीं किसी भी वजह से जख्म हो जाता है, लग जाती है, तो उस हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है उस जख्म को रिपेयर करने की, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार हमारे हाथ में कट लग जाता है या कहीं पे भी किसी भी तरह से कट लग जाता है तो वो रिपेयर हो जाता है कुछ दिन में। तो हीलिंग
हीलिंग एंड रिपेयर की एबिलिटी होती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद है रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी। हमें किसी भी चीज से अगर स्टिमुलेट किया जाए, स्टिमुलस दिया जाए, हम उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि मान लो हमारी फिंगर है, उसको अगर हम प्रिक करते हैं, ठीक है, तो वो जो स्टिमुलस दिया हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, हम फिंगर को पीछे हटा लेते हैं। तो मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स की एबिलिटी होती है। इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेशन हो जाती है कभी कभार, इरिटेशन जो है वो भी हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करते हैं। उसके बाद लास्ट है लाइफ स्पेन एंड डेथ। जो भी जिंदा चीज आई है इस दुनिया में, जो भी जिंदा चीज आई है उसका पर्टिकुलर लाइफ स्पेन है। वो चाहे 1 दिन है, चाहे 10 साल है, चाहे वो 20 साल है, चाहे 100 साल है, ठीक है। ये पूरा लाइफ स्पेन वेरी करता है अलग अलग इंडिविजुअल्स का। और डेथ क्या होता है, डेथ मतलब जब पूरी बॉडी की फंक्शनिंग खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट गोल, जो अल्टीमेट हमारा क्या होता है, डेथ ही होता है, ठीक है। तो जो जिंदा चीज आई है इस दुनिया में उसने मरना ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ये आप कर लेना, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लेना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है।